हेलो दोस्तों, क्या आप भी उन लाखों एस्पिरेंट्स में से एक हैं जो दिन रात किताबों और अखबारों में डूबे रहते हैं? लेकिन क्या आपकी तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित है या वाकई आपको करंट अफेयर्स की गहरी समझ है? आज मैं आ गया हूं आपकी नॉलेज का रियल टेस्ट लेने। मैं पूछूंगा कुछ ऐसे जीके के सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। देखते हैं आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का डेली डोज। दोस्तों, हमारा पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लिरियोथेमिस कारालेंसिस क्या है? तो ऑप्शंस हैं ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति यानी स्पीशीज, दूसरा है आक्रामक खरपतवार, तीसरा है मछली की एक नई प्रजाति, या चौथा पारंपरिक औषधि। तो इसका सही आंसर है ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति। शोधकर्ताओं ने केरल के निचले तटीय इलाकों से लियोथेमिस कारालेंसिस नामक ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति की पुष्टि की है। इसे आमतौर पर स्लेंडर बोम्बार्डियर कहा जाता है और यह लाइपेर्थेमिस जीनस से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली इसकी करीबी प्रजाति लिरियोथेमिस एसागास्ट्रा के साथ विस्तृत तुलना के बाद इसे एक अलग प्रजाति के रूप में पहचाना गया है। इस प्रजाति का स्लेंडर एब्डोमेन यानी पूंछ का आकार अनोखा और जनरांग संरचनाएं से विशिष्ट होती है। यह मुख्य रूप से मानसून के मौसम के दौरान दिखाई देती है और बारिश कम होने के साथ ही गायब हो जाती है। दोस्तों, अब देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? सवाल फिर से देखिए। हाल ही चर्चा में रहा थ्वाइट्स ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? पहला है अंटार्कटिका, दूसरा है हिमालय, तीसरा है नाइजीरिया और चौथा ऑप्शन है ग्रीस। तो इसका सही जवाब है ए, अंटार्कटिका। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण थ्वाइट्स ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। पश्चिमी अंटार्कटिका में स्थित यह एक विशाल ग्लेशियर है जिसे अक्सर डूम्सडे ग्लेशियर यानी प्रलय का ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह ग्लेशियर बहुत चौड़ा है और इसका बहाव भी काफी तेज है। इसका आकार लगभग फ्लोरिडा या ग्रेट ब्रिटेन के बराबर है। यह वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में हर साल होने वाले समुद्र स्तर के इजाफे में इसका योगदान लगभग 4% है। दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल देखते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शंस मैंने बताया। इसका सही जवाब है डी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आरजीआई गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी निकाय है जिसे 1949 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। इसका नेतृत्व रजिस्ट्रार जनरल एंड एक्स ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर करते हैं जो आमतौर पर संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारिक होते हैं। आरजीआई सटीक नागरिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 का प्रवर्धन करता है। इसके अलावा यह भारत की जनगणना भी आयोजित करता है जो जनसंख्या के आकार, वृद्धि और विशेषताओं पर डेटा प्रदान करती है। जनगणना के साथ साथ आरजीआई देश भर में डेमोग्राफिक और भाषा सर्वेक्षणों का कार्य भी संभालता है। दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? सवाल है किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% यानी 20% रिजर्वेशन की घोषणा की है? ऑप्शन है पहला बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा है झारखंड। तो इसका सही आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए उनकी सेवा के बाद के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े कल्याणकारी कदमों की घोषणा की है। हरियाणा पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पिछले 10% के कोटे को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। यह आरक्षण अग्निवीरों के लिए उनकी 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्थिर रोजगार विकल्प सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार अग्निवीरों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए किफायती लोन उपलब्ध कराकर भी उनकी सहायता करेगी। अब दोस्तों, अगला सवाल है भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को लागू किया है? ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो वो जो पहला राज्य जिसने नेवा लागू किया है वो है ऑप्शन बी, नागालैंड। दिल्ली पेपरलेस विधायी प्रक्रिया के लिए नेवा को अपनाने वाला भारत का 28वां विधान मंडल बन गया है। नागालैंड 2022 में नेवा को लागू करने वाला पहला राज्य था। दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च 2025 को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू पर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। नेवा डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन को साकार करने के लिए विकसित किया गया है।
इसका प्रबंधन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, उल्लास योजना के तहत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। सवाल है, उल्लास योजना के तहत भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ए, गोवा। हाल ही में उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत मिजोरम के बाद गोवा भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। गोवा ने इसके लिए हॉल ऑफ गवर्नेंट दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें पंचायत, नगर प्रशासन, समाज कल्याण योजना एवं सांख्यिकी और महिला एवं बाल विकास जैसे विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। उल्लास योजना 2022 से 2027 तक चलने वाला एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को 5 घटकों के माध्यम से शिक्षित करना है, जिसमें साक्षरता, जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कौशल मेला 2025 की मेजबानी हुई। फिर से है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने कौशल मेला 2025 की मेजबानी की। इसका ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है आगरा, तीसरा है मेरठ और चौथा है वाराणसी। तो इसका सही जवाब है ए, लखनऊ। कौशल मेला 2025 का आयोजन विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का प्रदर्शन किया गया, जो वित्तीय वर्ष 17-18 में शुरू की गई एक राज्य स्तरीय पहल है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 14 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को मुफ्त और जॉब ओरिएंटेड प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कोया ट्राइब मुख्य रूप से किस नदी बेसिन में पाई जाती है। ट्राइब का नाम है कोया और सवाल है कोया ट्राइब कोया ट्राइब मुख्य रूप से किस नदी बेसिन में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है महानदी और चौथा है कृष्णा। तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। सुप्रीम कोर्ट ने कोया जनजाति के सदस्यों द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें लंबडी, सुगाली और बंजारा समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। यह चुनौती आरक्षण लाभों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण दी गई। कोया जनजाति भारत में एक बहुनस्लीय और बहुभाषी जनजातीय समुदाय है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर जंगलों, मैदानों और घाटियों में रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है गुजरात। तो इसका सही जवाब है ए, बिहार। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। मखाना क्षेत्र के लिए लगभग 475 करोड़ के विकास पैकेज को मंजूरी भी दी गई है। मखाना, जिसका वैज्ञानिक नाम यूरियाल फोरोक्स है और जिसे फॉक्स नट के रूप से भी जाना जाता है, एक जलीय फसल है जो ठहरे हुए तालाबों और वेटलैंड्स में उगाई जाती है। इसके खाने योग्य बीजे छोटे, गोल और काले से भूरे रंग के होते हैं, जिसके कारण इसे ब्लैक डायमंड का नाम भी दिया जाता है। भारत के मखाने का लगभग 90% उत्पादन बिहार में होता है, विशेष रूप से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में। अगला सवाल है दोस्तों कि उत्तराखंड के पहल ग्रे स्मार्ट टॉयलेट का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है हल्द्वानी और चौथा है देहरादून। तो इसका सही जवाब है डी, देहरादून। उत्तराखंड में देहरादून के प्रेमनगर में अपने पहले ग्रे स्मार्ट टॉयलेट का उद्घाटन किया, जिसे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए डिजाइन किया गया है। इस सुविधा से सेंसर आधारित स्वचालित कार्य प्रणाली, व्हीलचेयर के अनुरूप रैंप, सहायक ग्रैब बार, एंटी स्किड फर्श और सुरक्षा व आराम के लिए कम ऊंचाई वाले फिक्सर्स लगाए गए हैं। इसमें IoT आधारित निगरानी, ऑटोमेटिक फ्लशिंग, जल स्तर सेंसर और रखरखाव अलर्ट के लिए ऐप से जुड़ा डैशबोर्ड शामिल है, जो मानवीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता को कम करता है। यह पहल गरिमापूर्ण और सुलभ स्वच्छता को बढ़ावा देती है और इसे 4 धाम मार्ग जैसे तीर्थ और पर्यटन सटीकों पे लागू किया जाएगा। तो ये थे आज के टॉप जीके और करंट अफेयर्स सवाल। अब ईमानदारी से अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं आज का टॉप स्कोरर कौन रहा। और अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी में जुटे हैं। याद रखिए, तैयारी वही जो हर दिन अपडेटेड रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए और धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।